कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हम आपको जानना शुरू हुए वो था कोविड, क्योंकि डिजास्टर में दिल्ली स्टेट बहुत पीछे है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। जी 4 बजे तक पापा हैं अगर हॉस्पिटल में, और 6 बजे ये बोलते हैं कि डेड बॉडी को लाना है कि नहीं लाना। उनके अल्फाज तो ये थे कि शंटी जी जैसा हम सुनते थे आपकी कम्युनिटी के लिए वैसा ही देख रहा हूँ। मैंने कहा जी क्या कहते, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। आप जब सेवा कर रहे थे तो आपको बहुत लोगों ने आपकी प्रोत्साहना करी। शंटी जी हम आपको लाइव देख रहे हैं टीवी पे, सारा देश आपके साथ है। आप जो लावारिस डेड बॉडीज की सेवा कर रहे हैं कोरोना में। पोस्ट कोविड आपको लगता है कि आपके दिल्ली शहर में कुछ बदली है? 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी कैरी कर चुके हैं हम 29 साल में, और कोविड में तो 4,266 क्रिमेट करी हैं। लेकिन ये आज जो ये खालिस्तान और सो कॉल्ड ड्रामेबाजी होती है कि लोगों में नफरत का भाव बढ़ा दिया इन गलत चीज़ों ने। कि आप आपने खालिस्तान बनाना बनाइए, आप कनाडा में, आपको मुबारक। हमारे देश को क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप यहाँ फर्क क्यों डालना चाहते हैं हिंदू और सिखों के अंदर? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया आज फिर से अपने पॉडकास्ट बी द चेंज को लेकर आपके बीच में आ गया हूं। दोस्तों आज जिस पर्सनालिटी से, जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनसे मिलकर उनका ये पूरा एपिसोड देखकर मोटिवेट ना हो। दोस्तों ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने और अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना 24/7 कोविड में भी और कोविड से पहले भी और उसके बाद भी सेवा करी है, और अपनी हर बाउंड्री को, हर लिमिटेशन को क्रॉस कर कर एक ऐसा काम किया है, एक ऐसी सेवा की है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आइए मिलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे सेवक पद्म श्री सरदार जतिंदर सिंह शंटी जी। जय हिंद। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी एक कॉल पे मुझे एक दिन के अंदर ही ये समय दिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं आज आपके समक्ष बैठा हूँ और आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि हम लोग तो समाज में काम करने वाले लोग हैं, हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, सेवक हैं हम तो कोई भी समय मांगता है मेरे से, और मैं दिल्ली में अगर हूँ तो मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। जहाँ लोग बुलाते हैं मैं पहुँच जाता हूँ। सामान्य लोग हैं, 25 साल से काम कर रहे थे, तो कोविड ने हमें जीरो से हीरो बना दिया है, तो ज़मीन के ही लोग हैं जी। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आप फरीदाबाद से चल के आए, इंटरव्यू लेने आए हो जी। शंटी जी सबसे पहले हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स, आपको तो आप एक जाना माना चेहरा है इस देश का, आपको सब जानते हैं, लेकिन मेरे व्यूअर्स को मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी अभी तक की लाइफ जर्नी कैसी है, कैसे शुरुआत हुई, आपका बचपन कैसे बीता, आप कहाँ रहे, क्या बिजनेस किया, बाद में आप इस सेवा में कैसे आए? कहते हैं कि जब पत्थर को ठोकरें लगती हैं तो एक शेप में आ जाता है। और मेरे तो एक दोस्त ने एक शेर सुनाया था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल बच्चे को कहते हैं जी। तो मैंने, जो मेरी उम्र खेलने की थी, मस्तियां करने की थी, ऐसा नहीं कि हम लोग स्कूल में मस्तियां नहीं करी, बहुत करी। कच्चे अमरूद भी तोड़े लोगों के घर से जाके, और पिटे भी घर वालों से कई बार, क्योंकि पहले ज़माने में पिटाई खा लेते, आजकल बच्चे पिटाई खाते नहीं है, फ़र्क इतना ही है। लेकिन मेरी बदकिस्मती की, मैंने अभी 10th पास करी तो मेरे फादर की डेथ हो गई। और चूंकि मैंने अपने फादर को बड़ी मेहनत करते देखा था, पाकिस्तान से आके
पहले पटना साहब रहे, फिर मैनपुरी में रहे, फिर यूपी बॉर्डर पे रहे, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे। ट्रांसपोर्ट का उन्होंने बिजनेस शुरू किया और इतनी मेहनत करी उन्होंने कि खुद ड्राइविंग भी करते थे, ट्रक चलाते थे। और जब ट्रांसपोर्ट खोली तो गाड़ी में से अगर सामान लोड अनलोड करना पड़ जाए वो भी कर लेते थे वो। मतलब उनका बचपन बहुत सेक्रीफाइस वाला था। और सच बात यह है कि जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इसीलिए मुझे भी बाद में महसूस नहीं हुआ जैसे उनकी बहुत बड़ी कमी जो मेरे जीवन में आई कि मेरे इतनी छोटी उम्र में मेरे पिता का साया उठ गया। लेकिन उनकी कुछ बातें मेरे दिमाग में थी जो अक्सर वो कहते थे कि बेटा, हक किसी का मारना मत, दिल किसी का दुखाना मत, जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। वो कहते हैं ना कि आंवले का खाया और पुरानों का, लोगों का कहा हुआ, बुजुर्गों का बहुत लास्ट में काम आता है। एक बात वो अक्सर कहते थे कि जिस वृक्ष को आसमान को छूना है ना, उसको अपनी जड़ें पाताल में ले जानी पड़ेगी, उसको मजबूती दिखानी पड़ेगी। तो ये बातें जो मैंने उनसे सुनी थी वो मेरे जीवन में काम आई। एक बात और मुझे याद आती है कि मैं छोटा सा था, जब मैं 6th में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी ने मेहनत करके एक छोटा सा मकान बनाया। उसके बाद एक ओल्ड मॉडल फिएट कार ली उन्होंने। और हमारा गांव पड़ता था अम्बाला से पहले शाहबाद मारकंडा। शाहबाद मेरा दाद का गांव था वो। मेरी मम्मी की स्टेप मदर थी वहाँ। तो वहाँ हम गए तो हम अपने पापा को दारजी कहते थे। पंजाबियों में ज़्यादातर फादर साहब को दारजी कहते हैं। तो एक वहाँ बहुत छोटा सा स्टेशन था, रेलवे का हॉल्ट स्टेशन। वहाँ ले जाके उन्होंने कार की खड़ी की। तो मैंने कहा, दारजी आप यहाँ क्यों लेके आए हो? कहते कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने आया हूँ। और जैसे ही वो कार से उतरे तो सामने एक बहुत छोटा सा ढाबा था चाय का। जो ढाबे पे सज्जन बैठे थे उन्होंने मेरे फादर को नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखा और पास आए और कहते, प्रतिपाल तू इतना बड़ा आदमी हो गया यार, तू कार लेके आया है। उस जमाने में जब साइकिल स्कूटर होते थे, बहुत बड़ी चीज, मुश्किल बात थी वो भी। तो वो गले मिले मेरे फादर साहब से, रोए, दोनों रोए। बड़ा भावुक दृश्य था वो। तो बैठे, चाय वाय पिलाई हमको। तो फिर हमारे दारजी ने हमें बताया गाड़ी में जब वापस आ रहे थे कि मैं स्टेप मदर होने के कारण घर से भाग के यहाँ आ जाता था। और जब कोई ट्रेन रुकती थी यहाँ पे, जब कोई रुकती थी, क्योंकि स्टेशन तो था नहीं, हॉल्ट स्टेशन था, तो उस ट्रेन में उबले हुए अंडे में बेच देता था जाके, या चाय कहते थे, चाय भी दे आता था। तो उसमें जो पैसे बचते थे मेरे को, मैं उससे अपना जीवन थोड़ा चलाता था। क्योंकि घर से उस समय इतनी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती थी और वैसे भी स्टेप मदर थी उनकी। तो बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, यार जब मेरे फादर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने भी अपने ऐसे कहीं नहीं करा था। क्योंकि जीवन व्यापन करने के लिए सबसे मेन तो होता है कि एक मकान, घर हो दिल्ली जैसे शहर में, वो था, अब काम करना था। तो मैंने सबसे पहले मोटर पार्ट का काम शुरू किया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पे शॉप थी, उसको बढ़ाने के लिए मैं कानपुर तक ट्रक की छत पे बैठ के जाता था। पैसे नहीं होते थे कि मैं टैक्सी पे जाऊं या ट्रेन पे जाऊं। अच्छा, ट्रेन में इसलिए नहीं जाता था क्योंकि सेल टैक्स लगता था, माल ले जा ही नहीं सकते आप। तो मैं कोई ना कोई ट्रक वाले से टाई अप कर लेता। तो कह रहा ट्रक का आगे टूल होता है, कह रहे टूल में रख दो आप सामान। तो कह रहे आप ऊपर ही सो जाना। तो मैं ट्रक में ही सो जाता था ऊपर। और यहाँ से अलीगढ़ से सिकंदरा राव, फिर एटा, ऐसे होते होते हम कानपुर तक बाल बेचते हुए चले जाते थे। वापसी में पैसे लेके आ जाते थे। तो बड़ी खुशी लगती है यार, चलो कुछ पैसे तो कमाए हमने। करते करते फिर मैंने पुरानी कारों का काम शुरू किया। बहुत मेहनत करनी पड़ी। और मतलब शादी से पहले ही ठीक जगह बना ली लेकिन उसके बाद पहला बेटा होने के बाद मेरा कारों का काम किया, पुरानी कारों का बहुत चला वो।
उसमें बहुत तरक्की हुई। सेल परचेज का उसमें बहुत ईश्वर ने कृपा करी। और ईस्ट दिल्ली का मैं कारों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, पुरानी कारों का। तो कहते हैं ना कि नीयत सही हो तो ऊपर वाला बहुत बख्शिश करता है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी माँ का आशीर्वाद था। 3 बातें उन्होंने कही थी जब मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया कि बेटा अब शुरू किया ना, बंद मत करियो, किसी को ना मत करियो, रात के 2 बजे हो 3 बजे हो। और तीसरी बात उन्होंने जो कही थी कि कभी अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा, वो करा रहा है, उसने तेरे को चुना है। उन बातों को पल्ले बांधा, वाइफ ने साथ दिया। आपको ये जो शवों की सेवा करने एक बहुत ही डिफरेंट फिलैंथ्रोपी का काम है। लोग लंगर लगाते हैं, कोई वृद्धाश्रम चलाता है, कोई पेड़ लगाता है, लेकिन एक शवों की सेवा, ये कोई ऐसी घटना घटी जिससे आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये काम आपके लिए लिखा है, या आप कैसे आपको ये मोटिवेशन मिली कि ये काम मुझे करना है? छोटा सा हादसा ना जिंदगी बदल देता है कई बार। मेरे एक जानकार थे, वो सिगरेट बहुत पीते थे। बेटे को हो गया दमा, हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो दमा हुआ है ना तेरी वजह से हुआ है। अच्छा, स्मोकिंग की पैसे वो क्यों? कहते तू स्मोकिंग करता है, घर में धुआं ही धुआं रहता है हर समय, बच्चा छोटा है। उन्होंने वो सिगरेट ऐसी फेंकी कि 25 साल हो गए सिगरेट नहीं पी। एक हादसे ने जीवन बदल दिया। ऐसी मैंने जब देखा कि दिल्ली के शमशान घाट में एक व्यक्ति लोगों की अध जली लकड़ियां उठा के टोकरी में रख रहा है, हम समझते हैं कि चोरी हो रहा है, ये व्यक्ति चोरी कर रहा है। और मैं रोकता हूँ उसको, मेरे दोस्त रोकते हैं। वो कहता है मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं बच्चे का इलाज कराने आया था, डेथ हो गई, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि संस्कार कर सकूँ। कोई चारा ना देख के, शाम हो रही है, सर्दियों के दिन है, मेरी बची हुई लकड़ियाँ जो साइडों पे वेस्ट पड़ी हैं उनसे संस्कार करूँगा बेटे का। मैंने अपने दोस्तों को कहा यार, राष्ट्रीय राजधानी में लोग अपने बच्चे की शादी में करोड़ रुपए लगा देते हैं आजकल। घरों की कीमत करोड़ों रुपए, घरों की कार रखी लोगों ने करोड़ रुपए की, बच्चे का जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी पैसे लगा रहे हैं। उस राष्ट्रीय राजधानी के अंदर एक व्यक्ति बच्चे की लाश लेके बैठा रहेगा। और देखो एक बात बताऊं, चलो ये तो वो हादसा था जिसने मेरे जीवन को बदला। वही चीजें तो कोविड में देखने को मिली हमें। लोगों के पास कई जगह पैसे भी थे तो करने वाला कोई नहीं था। प्रत्यक्ष आपके सामने है। सर, पैसे के बाद ऐसे लोग थे जो 2-3 दिन लाश पड़ी रही, कोई ज्यादा दिन। मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। मतलब आपका जो कहना था ना कि क्यों शुरू किया, इसलिए शुरू किया। एक मीटिंग करी अगले दिन हमने, तो मैंने कहा सारे दोस्त कहने लगे यार ये तो प्रशासन का काम है। मैंने कहा नो, बिजली नहीं आती घर में, हम इन्वर्टर लगाते हैं ना, पानी साफ नहीं आता, आरओ लगाते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं ना सिक्योरिटी के लिए, तो ये क्यों नहीं कर सकते? हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि एक शेर सुना था अपने बचपन में कि कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, शुरुआत करो। मैंने कहा हम करते हैं। नाम क्या रखना है? मैंने कहा बुजुर्ग के नाम से रखोगे तो बुजुर्ग जुड़ेंगे, महिला के नाम से रखोगे महिला जुड़ेगी, धार्मिक नाम रखोगे धार्मिक लोग जुड़ेंगे। तो क्रांतिकारी नाम रखते हैं। तो फिर शहीद आजम भगत सिंह से बड़ा क्रांतिकारी कौन है जी? इस धरती पे 23 साल की उम्र में कह रहा है कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। तो फिर हमने शहीद भगत सिंह जी के नाम से संस्था रखी। उस नाम की बख्शिश थी, बरकत थी, गुरु गोविंद सिंह जी को प्रत्यक्ष रख के, क्योंकि बचपन से ही सुनते आ रहे थे देश शिवा वर मोहे है शुभ कर्मंते कबो न टरो वर से जिब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो उस जीत के लिए लग गए बस। आप ये बताइए कि जब आपने किया तो ये एक बहुत डिफरेंट सेवा थी, और आज भी लोग क्या है कि 4 बजे तक पापा हैं अगर हॉस्पिटल में, और 6 बजे ये बोलते हैं कि डेड बॉडी को लाना है कि नहीं लाना, पापा से डेड बॉडी बन जाता है। ये तो आज समाज में हम देख ही रहे हैं। आपको भी जब आप ये सेवा स्टार्ट करी तो ऐसा तो नहीं है कि सभी ने पॉजिटिव कहा होगा? लोगों के रिएक्शन भी, फैमिली का क्या रिएक्शन, फ्रेंड्स का, आसपास क्या माहौल रहा? समाज ने तो मुझे प्रोत्साहन दिया, पर मेरे अपने ही, मेरा सका भाई बड़ा जो था उसने लोगों को कहना शुरू कर दिया, देखो जी इसने लाशों का व्यापार शुरू कर दिया है, कफन बेचता है। हम ब्लड डोनेशन कैंप करते थे तो उसने कहना शुरू कर दिया कि ब्लड डोनेट करता है। लेकिन उसको पता नहीं थी कि मेरी सोच कहाँ चल रही है।
वो आज का वहीं बैठा है और आज ईश्वर ने हमें कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया। तो मेरे परिवार से मेरा सका भाई मेरे खिलाफ था, और ऐसा हुआ है जब भी किसी ने समाज में अच्छा काम करना चाहा तो उसके परिवार से ही उसको रोका गया है। लेकिन अगर वो समय आपने टपा दिया और वो आपको मजबूती मिल गई कि नहीं कर रहे हैं काम यार। मेरे को करतार सिंह सराबा जी का एक शेर याद आता है। आपने करतार सिंह सराबा जी का नाम सुना है? भगत सिंह जी के आइडियल थे, 19 साल की उम्र में फांसी हुई थी। उनका शेर था कि सेवा देश ते कौम दी बड़ी औखी, गल्लां करनियां बड़ियां सुखलियां ने, जिन्हां इस सेवा विच पैर पाया उन्हां लखां मुसीबतां झल्लियां ने। तो मैंने भी सोच लिया जी। मेरे को जोगिंदर सिंह जी मिले, सीबीआई डायरेक्टर, जब मैंने शुरू की संस्था तो मेरे को बधाई दी, साथ में कहा कि पुत्र अब शुरू किया ना, आंखें खुली रखना, कान बंद रखना। लोग बहुत कुछ कहेंगे, करते चले जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सेवा में सर ये तो आज के टाइम में मैंडेटरी हो गया है कि ये तो आपको बेसिक एक नॉर्म्स है कि कान बंद रखने पड़ेंगे। बस। आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है तो आप बढ़ते जाओगे। आपने सारे दोस्तों ने मिलके आपने बात करी, मिले, तो हर काम सोचने से तो होता नहीं है। आपने वॉलंटियर तैयार करे, आपने अपना श्रमदान दिया, लेकिन उसके लिए लगते हैं पैसे। आज मैं आपके सेंटर में आया तो कई सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, एम्बुलेंसेस हैं। इसके लिए सबसे पहला जो आज कोई भी, बहुत लोग हैं सेवा का काम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले ये होता है कि फंड्स कहाँ से आएंगे। 60,000 रुपये की पहली एम्बुलेंस ली थी अपनी 800 सीसी बेच के। कुछ मैंने दोस्तों को रिक्वेस्ट करी, कुछ मेरे एक अंकल थे यहाँ लॉयंस क्लब विवेक विहार के प्रेसिडेंट भाटिया साहब, मैंने उनको कहा, उन्होंने मदद करी। तो पहली पुरानी गाड़ी हमने ली, एक एम्बुलेंस, और उसका इनॉग्रेशन मैंने साहिब सिंह वर्मा जी से कराया था। दैट टाइम ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। उसके बाद मुझे लगा यार एम्बुलेंस में डेड बॉडी ले जाना ठीक नहीं है, तो शव वाहन अलग बनाते हैं। फिर हमने एक शव वाहन बनाया, वो भी सेकेंड हैंड गाड़ी ली। उसका इनॉग्रेशन मैंने कराया कपिल देव जी से 96 में। और उसके बाद दिमाग में आया कि यार गाड़ियाँ कम पड़ रही है। लोगों को पहले लगा कि यार ये क्या कंसेप्ट ले आया लड़का, ये एक यंग लड़का, क्योंकि हॉस्पिटल से डेड बॉडी घर लानी हो और घर से शमशान ले जानी हो तो आज भी 27-29 साल हो गए मैं, आज भी वही हालात है। सच बोलूँ मैं आपको, इस काम में बहुत पीछे है। आपको पुलिस को बुलाना है, उसका फ़ोन नंबर है, एम्बुलेंस बुलानी है, फ़ोन नंबर है जी। कोई डेड बॉडी का नंबर है तो बताइए मुझे, पूरा कोई नंबर बता दो, कोई है तो कोई नहीं, पूरे देश में नहीं है। ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में इसलिए आया था कि वो बेचारे लोग, मुझे ये भी याद है कि दिलशाद गार्डन के एक बहन जी अपनी माँ की डेड बॉडी रात के 2 बजे सब्जी वाली रेडी पे रख के घर लाई थी, मुझे ये भी बात याद है। तो मैंने प्रतिज्ञा करी, नहीं यार एक डेड बॉडी वाली गाड़ी बनानी है। फिर ऐसे करते करते 2 हो गई, फिर 3 हो गई। फिर एक सज्जन थे रमेश चंद गोयल जी, पहाड़गंज में उनके होटल हैं, उनका मुझे फ़ोन आया एक दिन, कहते शंटी जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसे एम्बुलेंस। कहते हम निगम बोर्ड पे रोज़ आपकी गाड़ियाँ दिखती हैं मुझे एम्बुलेंस, आप इनका खर्चा कैसे चलाते हैं? मैंने कहा जी तकरीबन अपनी जेब से चलाते हैं हम, मिल के आपस में दोस्त यार। फिर भी अगर कोई डोनेशन देता है तो वो भी लेते हैं। कहने लगे इनके लिए डीजल पेट्रोल मेरी तरफ से फ्री। तो हमारे लिए बहुत बड़ा आसरा हो गया जी, रनिंग कॉस्ट। हाँ। फिर उन्होंने पूछा गाड़ियाँ कम पड़ती हैं? मैं कहा हाँ जी। फिर उन्होंने एम्बुलेंस भी दे दी हमें एक और। तो वो धीरे धीरे ना कारवां बढ़ता चला गया, कड़ी जुड़ती गई। हाँ, एक फंक्शन में सीएम शीला दीक्षित जी मिली मुझे, तो कहने लगी शंटी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ब्लड कैंप में आई थी, तो अब मेरे लायक कोई काम बताओ। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि मुझे 2-3 एम्बुलेंस और बनानी चाहिए। तो उन्होंने 4 एम्बुलेंस हमें प्रेजेंट कर दी, तो 7 हो गई हमारे पास गाड़ियाँ। कोविड आने तक हमारे पास 9 गाड़ियाँ थी एम्बुलेंसेस, और कोविड के बाद तो फिर लाइन ही लग गई। अब हमारे पास 33 व्हीकल हैं। अब सर टर्निंग पॉइंट पे आते हैं, जिससे हम आपको जानना शुरू हुए, वो था कोविड।
कोविड से पहले शायद आप दिल्ली में तो बहुत पॉपुलर थे, दिल्ली में आप सेवा कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को उस टाइम पे व्हाट्सएप पे ऐसे नंबर्स फॉरवर्ड हो जाते थे, तो मुझे लगता है कि जो आपकी सर्विस थी, एक तो लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद उसके बाद जो संघर्ष था ना, असली संघर्ष शुरू हो रहा था तब कि अब बॉडी पैक कर दी है। कितने ऐसे लोग मैंने अपने देखे जो बाहर से, यूपी से, कहीं से दिल्ली एनसीआर में आ गए और रास्ते में भी डेथ हो गई, या फिर डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया, हॉस्पिटल्स के पास अपनी मजबूरियां थी, शव वाहन ढूंढ रहे हैं, तो वही हमारे ही तो लोग हैं सर जो 3,000 रुपए के काम के 15-15, 20-20 हज़ार, 30,000 रुपए एक दिन एक रात में मेरे से खुद ने, एम्बुलेंस वाले ने बोला, और बहुत परेशानी थी। उस टाइम पर आप एक नेशनल हीरो के तरह बने, सबने आपका काम देखा और सराहा। अब आप हमें कोविड पे बताएं कि कोविड में शहीद भगत सिंह सेवा दल ने क्या सेवा करी, पूरी हमारे व्यूअर्स को बताइए। मुझे लगता है वो जो मेहनत थी ना 25 साल की, उसका एग्जाम था ये, क्योंकि डिजास्टर में दिल्ली स्टेट बहुत पीछे है, डिजास्टर मैनेजमेंट में जी, 0 पे खड़ी है समझ लो। मेरे पास तमाम ऑफिसर्स के फ़ोन आने लगे, डॉक्टर्स के फ़ोन आने लगे कि शंटी जी आप कितनी एम्बुलेंस, कितने शव वाहन दे सकते हैं। मैंने कहा भाई 9 गाड़ियां हैं मेरे पास। अब कुछ मेरे मेंबर्स ने कहा कि शंटी जी मौत है, ये तो बड़ी कहर की घड़ी है, जो सरकार जैसा बता रही है कि कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा यार हम मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं 25 साल से, और युद्ध लग जाए और फौजी घर में सो के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा। ये मौका है, कुछ कर जाओ, मर जाओ। मैंने अपने ड्राइवरों को पूछा, उनको भी मजबूत किया, क्योंकि शमशान घाट भी अपना था हमारे पास सीमापुरी दिलशाह गार्डन में, जो हमने एमसीडी से लिया हुआ है सेवा के लिए। तो हमने यस कर दी। अब पहले दिन 1-2 बॉडीज आई, बड़ा डर था उस समय, बड़ा सच बताऊँ, पहला कोविड बड़ा खतरनाक था। दूसरा कोविड खतरनाक नहीं था, दूसरा कोविड में हुआ ज़्यादा लोगों को और मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग मरे हैं। खतरनाक पहला कोविड था। अच्छा। जिसमें मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार सारा बेड पे था, मैं डेथ बेड पे था, मेरा बीपी 35 रह गया, ऑक्सीजन 55 रह गई, मैं फिर भी बच गया, बेटा वेंटिलेटर पे चला गया, ड्राइवर मेरा शहीद हो गया एक, जो मेरे पास 28 साल से था, तो 2 दिन में चला गया वो। एक मेरी सिस्टर इन लॉ, एक मेरा ब्रदर इन लॉ, 3 लोग तो मेरे परिवार से गए हैं फर्स्ट वेव में। लेकिन हमने सेवा नहीं छोड़ी है। सबसे पहली सेवा एम्बुलेंस, फिर शव वाहन, फिर मोर्ची बॉक्स, और उसके बाद शमशान घाट में लकड़ी की सेवा। लकड़ी का तो हमने एक बैनर लगा दिया था कि लंगर है लकड़ी का, फ्री में लो, जो चीज़ लंगर है उसका मतलब फ्री है जी। तो ये 4 चीज़ें करते करते पहला कोविड में 1366 के करीब हमने डेड बॉडी क्रीमेट करी, और अभी संभले भी नहीं थे, कुछ दूसरा आ गया। वो आया दूसरा 2021 के मार्च में, 13 अप्रैल से लेके और 16-18 मई तक। वो एक महीना जो था, दिन बहुत ही खतरनाक था। उसमें तो कहर ही आ गया। वो तो सर शमशान में मैंने ऐसे देखा 80-80, 100-100 लाशें ज्यादा एक टाइम पे। हमारे यहाँ 150 की एवरेज गई। काल बरस रहा था, ऐसे था कि 27 अप्रैल मेरे को याद है आज भी, 179 डेड बॉडी थी मेरे पास, और ऐसे लाइन लगती थी बाहर जैसे कुछ क्रिकेट का मैच हो रहा हो। जैसे आपने दूध की लाइन देखी होगी, ऐसी लाइनें कभी नहीं देखी मैंने। सिफारिशें आती थी बहुत बड़े बड़े लोगों की, जल्दी संस्कार करा दो, और 50% से ज़्यादा डेड बॉडी तो अकेला बंदा ही लेके आ रहा था। और जो हम घरों से उठाते थे, हमें कॉल आती थी 20, 25, 30 भी आ जाती थी पर डे कि शंटी जी एक बॉडी पड़ी है विवेक विहार में, एक प्रीत विहार में, एक महरौली में, एक छतरपुर में। ज़्यादातर अमीरों की डेड बॉडियाँ सड़ी हैं। बता रहा हूँ मैं आपको बहुत बड़ी बात। किसी का बच्चा कनाडा में है, किसी का अमेरिका में है, यहाँ माँ बाप थे दोनों मर गए, फ़ोन कौन करेगा उनको? जो उन्होंने रखे हुए थे कर्मचारी वहाँ पे,
भाग गए डर के मारे। क्यों भाग गए? वो फोन में लाते थे, वो उठाते नहीं थे आगे वाले। बच्चों ने साफ मना कर दिया कई जगह पे कि हम आ नहीं सकते। कई जगह तो मजबूरी थी कि फ्लाइट ही बंद थी, लेकिन बाकियों ने भी कह दिया कि हम नहीं आ सकते हैं, आप कर सकते हो तो करा दो। मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, जो जाने माने लोग हैं देश के, उनके घर से डेड बॉडी उठा के मोबाइल पे दिखा के उनको वीडियो कॉल संस्कार कराया है और बल्क में किया है हमने। एक दिन में मतलब ऐसा लगा कि आज शाम को 20 बज गए हैं, 25 बज गए हैं, करने पड़े भाई। वक्त ही बड़ा बुरा था वो। जब हम सुबह के लगे रात 2 बज जाते थे, हम कहते थे अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाहर आते थे 15 और पड़ी होती थी, घर वाला कोई है नहीं। अब पीपी किट में फ़ोन नंबर लिखा होता था, उस पर डेड बॉडी बैग पे हम फ़ोन करते थे, भाई साहब हम तो थक गए भाई साहब, पहले हॉस्पिटल में, फिर मोर्चरी में, फिर एम्बुलेंस नहीं मिली, फिर शव यहाँ लेके आए, यहाँ भी सुबह से बैठे थे, अब हम घर चलेंगे, आप ही करा दो। छोड़ के चले गए। क्या करें बेचारे, वो करिए, हम हाथ टूट चुके हैं, वो आप ही करा देना। बोले ये हालात बने हैं, ये वॉर था, एक वॉर था। शंटी जी, ये वॉर था, लेकिन आप वॉरियर थे, आपकी टीम वॉरियर थी। आपने गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे सिपाही की तरह अपनी टीम के साथ इस कठिनाई की घड़ी में लोगों को निकाला। आपको ये एनर्जी, ये मोटिवेशन, ये हिम्मत कैसे मिलती है? सच बात तो ये कि जिस लाइन में हम हैं 25 साल से, बहुत कुछ देखा हुआ था। मैंने डिजास्टर में काम करते हुए नेपाल का त्रासदी देखी, जब भूचाल आया मैं वहाँ भी गया, काफ़ी दिन रहा वहाँ। कश्मीर में बाढ़ आई, उत्तराखंड में भूचाल आया, उन सब में जाके मैंने सब कुछ देखा हुआ था। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये त्रासदी इतनी बड़ी है। इसमें ना 3 चीज़ें निकल के आई। एक तो प्रशासनिक लापरवाही सामने आ गई सारी, कि हम कहाँ खड़े हैं, हम जीरो पे खड़े हैं। दिल्ली जैसा शहर, नारे लग रहे हैं, बिजली हाफ, पानी माफ, ऑक्सीजन माफ नहीं है, सांस माफ नहीं है। हम कदर नहीं करते ना पर्यावरण की जी, हम कदर नहीं करते ना। ये ऑक्सीजन क्या है, कुछ नहीं है, पेड़ क्यों लगाएं। एक सिलेंडर 50-50 हज़ार का लिया ना लोगों ने ऑक्सीजन का। एक रात का वेंटिलेटर का 40-40 हज़ार रुपया दिया ना लोगों ने। सांस ही तो है, सांस के लिए तो कर रहे हैं। और दिल्ली जैसे शहर में, राष्ट्रीय राजधानी में, 25 लोग जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एक रात में मर गए, ऑक्सीजन खत्म होने के, ऑक्सीजन की वजह से। बत्रा हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर मर गया ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से। ये छोटी बात नहीं है, शर्म की बात है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये फेलियर है कि हमारे सामने जीटीबी हॉस्पिटल है, ना बेड थे इनके पास, ना स्ट्रेचर थे, ना डेड बॉडी बैग थे, ना ग्लव्स थे, ना पीपी किट थी, ना शव वाली किट थी। 3-3 दिन तो मरने के बाद लोगों की बॉडियां पड़ी रही हैं बेड के ऊपर। अब बताओ, मैं पेशेंट यहाँ लेटा हूँ, साथ में डेड बॉडी पड़ी है, मेरी क्या हालत होगी, सोचो बात को। बहुत बड़ा फेलियर था, बहुत बड़ा फेलियर था। मैं फर्स्ट वेव की आपकी बात रोकता हूँ। फर्स्ट वेव में मेरे फादर को कोविड हो गया, एडमिट करा दिया। मैं प्लाज्मा के लिए सेवा कर ही रहा था, जो रिकवर कर रहे थे। आप मानेंगे नहीं शंटी जी, रात को 2:30 बजे मेरे फादर का कॉल आया। वो वैसे भी वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि डिस्टर्ब ना करें, बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनका फ़ोन आया, कहते ये हॉस्पिटल के ओनर तेरे जानकार हैं। मैंने क्या हुआ? कहते ये 2 दिन से मेरे साथ वाले बेड पे ये भाई साहब थे, मेरी इनसे बातचीत भी हो गई, दोस्ती हो गई। 2 घंटे हो गए इनकी, 3 घंटे हो गए डेथ हुए, और मुझे अब हो रही है घबराहट। उस टाइम पे पेशेंट होता है आदमी, हालांकि वो विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है। फिर मैंने रात को 3 बजे डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे ना मेरे फादर परेशान हो रहे हैं। उनके पास स्टाफ नहीं था सर। देखो, इंसान ही तो सेवा कर रहे थे, स्टाफ भी भाग गया। जैसे एक को अगर हुआ, जैसे आप बता रहे हैं, आपकी एम्बुलेंस में एक ड्राइवर चला गया, लेकिन आपने कैसे इन लोगों को मोटिवेट करके रखा अपनी टीम को
कि बाकी लोग नहीं गए? हर किसी को सबसे पहले अपनी जान प्यारी है। मैंने बड़े तरीके से किया। जब मेरा एक ड्राइवर शहीद हो गया तो बाकी ड्राइवर घबरा गए उस दिन जी। मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा यार हम एक ना मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं और हमारे एक जवान को सामने वाली सेना ने मार दिया है, अब हमने वापस भागना है या सामने वाली सेना को मारना है? क्वेश्चन था जबरदस्त। वो समझ गए, कह रहे नहीं जी अब तो जो मर्जी हो जाए, तो सेना को ही मारना है, कोविड जब तक है तब तक काम करेंगे। और आप सोच के हैरान हो जाओगे, ऐसा नहीं कि 24 घंटे 12 घंटे, 4-4 दिन लगातार नहीं सोए, 4-4 दिन। मैं 21 दिन शमशान में था सेकंड वेव में, 21 डे कार के अंदर बिस्तरा था मेरी एम्बुलेंस के अंदर। जो मैं एम्बुलेंस पे चलता हूँ, मैं सबको पता है मैं एम्बुलेंस पे चलता हूँ, उसी एम्बुलेंस में सब कुछ था। मैं घर इसलिए नहीं आता था कि आस पड़ोस में और भी लोग रहते हैं बेचारे, वो सारा दिन तो मुझे टीवी में देखते हैं और सोशल मीडिया पे रात को मैं जाऊँगा कहेंगे अरे तो 200 लाशों में से आ रहा निकल के। उस समय दहशत थी लोगों में। लेकिन मेरे ड्राइवरों की, मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों की और मेरे बच्चों की हिम्मत है कि जो मेरा पूरा साथ दे रहे थे, डट के दे रहे थे। और एनजीओज ने, सच बताऊं मैं आपको, जब दिल्ली में सरकार फेल हो गई, धार्मिक संस्थाओं ने, एनजीओज ने, डॉक्टर, टेक्नीशियन, एम्बुलेंस ड्राइवर, नर्सेज, पुलिस और जो मीडिया है, मीडिया के बेचारे छोटे छोटे बच्चे, हाँ कितने शहीद हो गए वो बच्चे बेचारे मीडिया वाले शमशान घाट के अंदर हॉस्पिटल में जाके असलियत दिखा रहे थे। उसमें से भी कईयों की डेथ भी हुई है। और एक तबका और है जिस पे निगाह ही नहीं गई किसी की, वो थे सुबह सफाई कर्मचारी आते थे, एमसीडी वाले, बेचारे नंगे हाथ हमारी पीपी किटें उठाते थे, हमारे डेड बॉडी वाले बैग उठाते थे। तो मुझे लगता है वो जानवर वॉरियर थे, वो हीरोज थे, रियल हीरो थे वो। एक तरफ तो ये दृश्य देखा हमने, और दूसरी तरफ जो कहर देखा ना मैंने कि ये 3-4 लोग मिल गए थे आपस में, हॉस्पिटल वाले, लेबोरेटरीज वाले, लैब वाले और इंश्योरेंस कंपनी वाले, जो इन्होंने कहर मचाया जी। 5 लाख की अगर किसी की इंश्योरेंस है तो 4,95,000 तक टीपीए पास हो जाता था। जैसे ही वो 5.25 लाख हुआ, टीपीए कैंसिल हो जाता था। पेशेंट को शुगर है जी, फलाना है जी, वो है जी। पेशेंट को 3-3 दिन बंधक रखा है इन्होंने। हमको 3-4 काम करने पड़े, हमें पेशेंट उठाने पड़े, हमें डेड बॉडी उठानी पड़ी, हमें डेड बॉडी जलानी पड़ी, हमें लकड़ी के लिए तरसना पड़ा। लेकिन एक बात और थी कि जो पेशेंट और डेड बॉडीज को इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ, रिलीज नहीं करा वालों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने गुंडागर्दी करके कि 17 लाख रुपए बिल दो तो डेड बॉडी देंगे। हम उस पर लग गए। फिर मैंने 50 डेड बॉडी ऐसी दिलाई होंगी जिसका बिल था 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 80 लाख तक, और बिना पैसे दिए हमने डेड बॉडी उठवा दी वहाँ से। पेशेंट भी छुड़वाए। मेरे ऊपर 11 FIR हुई हैं, हॉस्पिटल वालों ने करी। मैंने कहा करते रहो, जो कर सकते हो करो, मैं तो अपने काम पे लगा हुआ हूँ, मेरे से वो करवा रहा है ऊपर वाला, डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मार पिटाई भी हुई, बड़ा कुछ हुआ, बाउंसर बुलाए, पुलिस बुलाई, उन्होंने सब कुछ किया उन्होंने। मैंने कहा नहीं, हम अब नहीं, अब लगे हुए हैं ना, अब इतिहास बना के ही जाएंगे। इतिहास तो आपने शंटी जी ज़रूर बनाया है, आपने और आपकी टीम ने। उसने चुनाव ऊपर वाले ने। आप कोविड में बहुत सारे इंसिडेंट आपने देखे, पॉजिटिव भी कुछ रहे होंगे और नेगेटिव तो बहुत सारे। आप कोविड के संदर्भ में रिलेशनशिप को क्या समझे? झूठ है, सब झूठ है। जो ग्रंथों में लिखा है, प्रत्यक्ष देखा हमने। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौदिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, को नावत नेरे। कोई पास नहीं आएगा जब विपता आएगी, और वही हुआ। बच्चों ने कई जगह पे मुझे स्पष्ट कहा कि शंटी जी हम तो बीमार हैं, किसी ने कहा मुझे डर लगता है। जब डेड बॉडी पैक कर लेते थे, हम ले जाने लगते थे, तो अंकल जी दर्शन करा दो। दर्शन के बहाने किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, पिता की अंगूठी उतारी हीरे की,
अंगूठे तक लगवाए लोगों ने, बड़ा कुछ करा है जी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मेरा तो विश्वास ही उठ गया। बोलो जिसके लिए इंसान सब कुछ करता है, चोरी चकारी झूठ फरेब फलाना, वो पत्नियों ने कई जगह शक्ल देखने से मना कर दी। मैंने कहा आंटी जी शक्ल देख लो, ले जा रहे हैं। नहीं, दूर से कहती हाँ देख ली मैंने। ये हालात देखे मैंने। लेकिन कुछ लोग भगवान के रूप में भी निकल के आए, कुछ लोग उस समय भगवान के रूप में आए। जैसे हमारे शमशान घाट पे लकड़ी खत्म हो गई, 66 डेड बॉडियां थी रात को, 9-10 बज गए थे। आती जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं जैसे पता नहीं, बता ही नहीं सकता मैं आपको। मतलब 5-6 बजे तक 5 थी और 8-9 बजे तक 66 हो गई, लकड़ी नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी विपदा हो गई। यूपी भेजा बंदों को, कह रहे जी यूपी वालों ने बैन लगा दिया कि आप, हर स्टेट ने बैन लगा दिया था कि बाहर लकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि उस स्टेट में भी जरूरी थी। अब मैं खड़ा हूं शमशान घाट में शिव जी की मूर्ति के नीचे, मेरे ठीक सामने शनि मंदिर है, राइट हैंड में गुरुद्वारा है, और मेरे पीछे मस्जिद है। देखो मैं कैसे पॉइंट पे खड़ा हूं। मैंने वहां बैठ के अरदास करी है कि परमात्मा हम सच्चे दिल से किसी काम पे लगे हैं और ये बहुत बड़ी रुकावट आ गई है कि हमारे पास लकड़ी नहीं है और डेड बॉडी आती जा रही है, रात को और कितनी आएंगी, और सुबह अगर डेड बॉडी जलानी पड़ेंगी सारी, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को। और अभी और आती जा रही थी बॉडी। सोने का तो मतलब ही नहीं था। शमशान घाट पे तो मेला लगा हुआ था। मैंने क्या करा, वो वीडियो बनाई और मैंने उसे वायरल कर दिया। मैंने किसी को भेजी, उसने आगे भेजी, उसने आगे भेजी, वायरल हो गई वीडियो। उसमें मैंने क्या दिखाया था कि डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, ये मेरा लकड़ी वाला गोडाउन खाली है। वीडियो आज भी पड़ी है मेरे पास। 4:30-5 बजे सुबह मुझे एक फ़ोन आता है कि शंटी जी मैंने आपकी वीडियो देखी थी और कितनी लकड़ी चाहिए आपको। मैंने कहा जी आज के हिसाब से तो लग रहा है कि मुझे जितनी आ जाए कम है, अगर यही रेशो रहा तो कहने लगे हमने सारा प्लान कर लिया है, 8 बजे आपके पास ट्रक लग जाएंगे, 4-5 ट्रक, और 1000 टन लकड़ी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं। कहने लगे जी मैं वेव सिटी से राजू चड्डा बोल रहा हूँ। मैंने कहा देखो यार ये तो दूत के रूप में आ गए, भगवान के रूप में। एक संदीप शर्मा जी जज हैं कश्मीर में, सॉरी शिविल में, उनका फ़ोन आ गया मुझे 6 बजे कि शंटी जी मैं आपको 2 ट्रक लकड़ी भेज रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लेना। उसके बाद लोग अपनी कारों में लकड़ी लेके आने लगे, कोई इनोवा में लेके आ रहा है, कोई टेम्पू में ला रहा है। एक ज्योति नगर में गुरुद्वारा है बाबा जी का, वहाँ से ट्रैक्टर में भर के आ गए लकड़ी। मैं तो हैरान हो गया, मेरे शमशान के बाहर 1000 टन लकड़ी इकट्ठी हो गई। देखो कितना हमारे देश के अंदर जज्बा है लोगों का सेवा करने का, कि लकड़ी का लंगर लगाना पड़ा हमें, आओ कितनी चाहिए लकड़ी ले जाओ फ्री में। अच्छा, आप अपने लिए तो पूरे हो गए, आपने कहा कि और भी कोई ले जाना चाहे किसी और शमशान के लिए जहाँ चाहिए, तोलने वाला सिस्टम ही बंद कर दिया हमने। कौन तोलेगा करेगा, लाइन लग रही है अंदर, बॉडी की तोलते तोलते रात निकल जाएगी। हम इतना जरूर कहते थे कि आपके पास बंदे हैं तो उठाओ लकड़ी ले जाओ जलाने के लिए, अंदर कितनी लगानी लगा दो, लेकिन बंदे नहीं है तो बताना, फिर हम उठाएंगे। फिर हम अपने हाथों से उठाते थे। इवन देन जो ट्रक भी आए हैं ना, वो भी हमने खुद उतारे हैं, अपने हाथ से खाली किए। क्या करते हुए, लेबर नहीं मिल रही थी, या वो भी लोग बेचारे लग जाते थे जिनके घर वाले होते थे। शुरुआत हम करते थे, हमें लगता था कि हम ऐसे कहेंगे तो नहीं करेंगे, सोचेंगे हमें लेबर समझा क्या, तो हम शुरुआत कर देते थे। तो 15 मिनट ट्रक खाली हो जाता था। एक सेवा होगी ना वो भी। तो मतलब बहुत अच्छे दौर भी देखा, उसमें अच्छे लोग भी मिले मुझे। कुछ बहनें ऐसी थी जो सुबह चाय पकोड़े लेके हमारे पास आ जाते थे। एक सज्जन में जिनको जानता ही नहीं, ओखला से फ़ोन आया कि मैं त्रिदेव कपूर बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे शंटी जी आप बताओ कितना लंगर। मैं कहा जी यहाँ तो शमशान में लाइनें लगी पड़ी हैं। उन्होंने 500 डब्बे रोज लंगर के भेजने शुरू कर दिए, कोल्ड ड्रिंक भेजना शुरू कर दिया। एक रवि शर्मा जी एक्स काउंसलर थे प्रीत विहार में, 500 डब्बे उन्होंने भेजने शुरू कर दिए।
मतलब एक ऐसा हो गया कि लोगों ने दिल खोल के साथ आ गए। अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया मुझे, बहुत उन्होंने मेरा सत्कार किया फ़ोन पे, और फिर कहने लगे सेवा दसो। मैं कहा जी एम्बुलेंसों की कमी है। फिर 2 एम्बुलेंस उन्होंने भेज दी मुझे। एक स्लीप वेल कंपनी ने भेज दी, बजाज एलियंस ने भेज दी, टेक महिंद्रा ने भेज दी। एक हमारे रणधीर सिंह चंडोक जी हैं पंजाबी बाग में, गोल्डी वीर जी हैं रोशनार रोड में। ये वो लोग हैं जो सामने आए, खुल के सामने आए कि नहीं नहीं शंटी जी आपके साथ हैं। लंगर भेजना शुरू कर दिया ग्रेटर कैलाश गुरुद्वारे से, पहाड़ी वाले गुरुद्वारे। हाँ, पहाड़ी वाले गुरुद्वारे से। स्वर्ण सिंह भंडारी जी थे, उनके साथ नवीन पाल सिंह भंडारी जी, दुग्गल साहब। कहने लगे शंटी जी लंगर की रसद भेज रहे हैं आपको हम, आप लंगर बना लोगे? मैं कहा हम भेजो आप। मतलब समय नहीं आया उस समय, जैसे एक वॉर लगती है ना, और उस समय फौजी तैयार हो जाते हैं। वाकई में फौजी तैयार हो गए थे। मुझे लग रहा है कि शंटी जी मेरा भी एक्सपीरियंस आपके जैसा ही रहा। आप लोग बहुत बड़ा काम किया, हमने भी छोटा अपने शहर में काम किया। जो देखने में आया कि मैनेजमेंट गवर्नमेंट लेवल पे तो फेल थी, नेता अपने घरों में सो रहे थे। बहुत नेता, मैं स्पेशल नेताओं की तो कहता नहीं जिन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देवर बाहर ही नहीं निकले, बहाने कर दिए। और आप जिनका बता रहे हैं, ऐसे मेरे पास भी 5, 7, 10 लोगों के एग्जाम्पल है जिन्होंने फोन करके बोला कि बेटा मेरे स्कूल की बसें खड़ी हैं, इनको लेबर को लगाओ। जी जी जी, बहुत लोगों ने ऐसे काम किए। जज्बा लेकिन लोगों का दिखा एक दूसरे को मदद करने का, और उसी से शायद हम लोग बाहर निकल पाए। अब इस पर आते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या स्थिति पोस्ट कोविड आपको लगता है कि आपके दिल्ली शहर में कुछ बदली है? अगर कल को हम अगले साल, कभी भगवान ना करे कभी आए, कभी ऐसी स्थिति आ जाए, तो हम कहाँ खड़े हैं? वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं किया है उन्होंने, जहां पहले खड़े थे। बिल्कुल वहीं खड़े हैं। डिजास्टर के ऊपर जीरो हमारा मैनेजमेंट है, जीरो। दिल्ली में बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं। आज भी हॉस्पिटल्स कहीं तैयार नहीं है, क्योंकि ना घूसखोरी बहुत है हमारे यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ ये बात। ये विवेक विहार में देखिए ना, ये न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल में आग लग गई। 5 बेड का हॉस्पिटल, 25 बेड लगा रखे हैं उसने। मतलब जान से खेलना तो मजाक ही है ना हमारे यहाँ। मतलब यही समझ लो कि हमारे यहाँ डर ही नहीं है किसी को। आपके सामने पीजी में आग लग गई मुखर्जी नगर में, 15 दिन बड़ा अखबारों में आया, बड़ी जांच चल रही है, एमसीडी सक्रिय हो गई है। कोई बंद हुआ है पीजी आज तक? मुझे अभी चलो शकरपुर में, लक्ष्मी नगर में दिखाता हूँ आपको, 5000 दिखा दूंगा मैं। अभी राजेंद्र नगर का केस आया, उसके बाद राजेंद्र नगर का आ गया। उसके बाद क्या होना है? 2 दिन न्यूज पे चलता है, कुछ नहीं होना। सब वहीं ढाक के 3 बात। कहाँ चले जाते हैं फायर ब्रिगेड वाले एनओसी देते समय, या डीजीएचएस वाले क्यों दे देते हैं उनको लाइसेंस? किस बात पे दे देते हैं? बिजली कैसे लग जाती है उनकी, पानी कैसे लग जाता है? सोचने की बात है ये। तो ये जब तक ये घूसखोरी बंद नहीं होगी ना, तब तक वहीं खड़े रहेंगे, उसी ढर्रे पे खड़े रहेंगे। उनको लगता है इनको सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। भाई समझो बात। आप मैं एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूँ। मैं लंदन गया, एक रेस्टोरेंट था मेरे दोस्त का साउथ हॉल में। तो इतने में गाड़ी आके रुकती है, और वो होटल के अंदर फ्रिज, फ्रीजर, किचन, वॉशरूम, हर चीज चेक कर रहे हैं वो। मैंने कहा ये क्या है भाई? कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हर हफ्ते आते हैं, फ्रिज के अंदर कोई बासी अगर सब्जी पड़ी है ना तो हमारा चालान है। फ्रीजर जिसमें वो नॉनवेज वगैरह रखते हैं, उसके अंदर कोई बासा डेट निकल गई है, पड़ा है, तो चालान है हमारा। चालान है, सील ही है फिर। तो इसलिए हम ना बिल्कुल रोज के रोज साफ करते हैं। मैंने कहा देखो कितना डर है इन लोगों को यार। हमारे यहाँ तो कोई डरता ही नहीं। हमारे यहाँ तो कर देंगे। हमारे यहाँ तो सब्जी मंडी से मरे हुए मुर्गे लाकर होटलों में खिला देते हैं वो। ये फर्क है। ये फर्क है कि हम यहाँ पे तैयार क्यों नहीं है? इसलिए तैयार नहीं है कि सारा ढांचा ही गड़बड़ है, यहाँ पे सिस्टम ही गड़बड़ है। मेरे विवेक विहार में एक स्कूल चल रहा है, 500 गज जगह में 800 बच्चे भर रखे हैं उसने। गवर्नमेंट की नजायज जगह पे स्कूल है। सब जगह शिकायत कर ली, एलजी साहब को कह लिया, डीडीए को कह लिया, एमसीडी को कह लिया, बिजली वालों को बोला बिजली काटो,
नहीं सुनते नहीं है वो। फायर ब्रिगेड वाले कहाँ सो रहे हैं अभी? जब कोई हादसा हो जाएगा, परमात्मा ना करे आग लग जाए, एक दरवाजे से 800 बच्चे कैसे भाग सकते हैं यार, बताना मुझे आप। ये जो 12 बच्चे थे जिसमें आगे से आग लग गई, नीचे सिलेंडर रखे थे फट गए, हम पीछे से गए, निकाले मैंने बच्चे जाके। 6 उस समय मरे हुए थे बेचारे, 6 जिंदा थे, लेकिन 2 उसमें से भी चले गए, 4 बचे टोटल, लेकिन चलो 4 तो बचे। मुझे तो इतनी खुशी हुई जब एक बच्चे की माँ लेने आई तो उसने कहा जी मैं अपने बच्चे का नाम शंटी रखूंगी। उसने दिल के अंदर से कहा ये बात। तो हमें तो बहुत खुशी होती है कि अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्रशासन कहाँ सो रहा है, ये सोचना पड़ेगा कि हम जीवन से खेलते हैं यार, किसी के जीवन से खेल जाते हैं चंद सिक्कों की खातिर। पैसे लेके मिलते हैं ना, एनओसी ऐसे तो नहीं मिलती ना जी, पैसे लेके बिजली का कनेक्शन लगता है ना, सारे कनेक्शन पैसे से तो मिलते हैं ना। तो ये कैसे हो रहा है, कौन करा रहा है ये सब, क्यों नहीं रोकते ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को? जैसा आप देख रहे हैं, आपका चैनल बी द चेंज पॉडकास्ट डेली बढ़ता जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाकर रखिए। हम कोशिश कर रहे हैं, डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं कि हम आपको स्पेशल पर्सनालिटीज़ जिनको आप सुनना चाहते हैं उनसे आपको रूबरू कराएं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। आपका एक शेयर और सब्सक्राइब हमारी टीम को मोटिवेट करता है, और हम आपके लिए, आपसे मिलवाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट अभी और ला रहे हैं ताकि सबको मोटिवेशन मिले। थैंक यू।